बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आज 4 प्रत्याशी नामांकन भरने वाले हैं। आज गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी नामांकन भरेंगे और नामांकन से पहले अनिल बलूनी रोड शो करेंगे, कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और बलूनी के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद अनिल बलूनी जनसभा को संबोधित करेंगे। टिहरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी भी आज नामांकन भरेंगी। वहीं हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत का भी रोड शो है। ऑनलाइन नामांकन के बाद आज त्रिवेंद्र रावत पेपर जमा करेंगे और इसके साथ ही टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला भी आज अपना नामांकन भरेंगे। कैंडिडेट का नॉमिनेशन है और पूरी जनता जो उसमें पौड़ी लोकसभा के पौड़ी विधानसभा के लोग पूरे उमड़ के आएंगे, क्योंकि उनका ये गृह जनपद है, गृह विधानसभा है। और हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर से रोड शो के रूप में कलेक्ट्रेट तक आएंगे। कलेक्ट्रेट में प्रत्याशी नॉमिनेशन करने जाएंगे, फिर वहां से फिर जुलूस के रूप में हम मैदान तक उनको लाएंगे। पूरी विशाल संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, यहाँ की जनता उपस्थित रहेगी, हमारे प्रत्याशी के नॉमिनेशन के जो साक्षी बनेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, पौड़ी से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुनील, आज 4 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन भरे जाने हैं। अब नामांकन भरने का सिलसिला भी चूंकि लगातार चल रहा है, तो ऐसे में साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है प्रत्याशियों की ओर से। किस तरह का माहौल आज दिखने वाला है? देखिए सीनम, पूरे उत्तराखंड में आज और कल आपको जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर दिखेगा, क्योंकि कल 27 मार्च को नॉमिनेशन की अंतिम डेट है। लिहाजा 2 दिन शेष हैं, तो आज और कल तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नॉमिनेशन कराने वाले हैं। आज पौड़ी संसदीय सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अनिल बलूनी आज अपना नामांकन कराने जा रहे हैं। तो टिहरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस से ज्योत सिंह गुनसोला आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। तो हरिद्वार में बीजेपी कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज वहां पर रोड शो करने वाले हैं। वो ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं, लेकिन कुछ जरूरी जो कागजात होते हैं वो फिजिकली आपको आरओ के पास जमा कराने होते हैं। तो आज पूरे रोड शो के साथ, पूरे जुलूस के साथ आज त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मैं अभी पौड़ी में हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंच सजा हुआ है। ये मंच अनिल बलूनी का है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं गढ़वाल संसदीय सीट से। आज ठीक 11 बजे वो यहाँ पर अपना नामांकन कराएंगे। इससे पहले उनका पूरे पौड़ी शहर में रोड शो का आयोजन है, शक्ति प्रदर्शन का आयोजन है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के वर्कर्स जुटने लगे हैं पौड़ी में। और इसके बाद 11 बजे के आसपास ये रोड शो शुरू होगा। नॉमिनेशन कराने के बाद यहाँ पर इसी मंच पर जनसभा होगी, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें मौजूद होंगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ दोनों पूर्व सीएम और यहाँ के पूर्व निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी आज यहाँ पर पहुंचने वाले। तो एक बड़े जलसे की तैयारी है, बड़े रोड शो की तैयारी है और कोशिश ये है कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए भीड़ जुटाकर मतदाताओं तक और विपक्ष तक एक मैसेज पहुंचाया जाए कि बीजेपी कितनी मजबूत इस सीट पर है। तो यही 5 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की दिखाने की कोशिश होगी। नॉमिनेशन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की एक प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी भी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि नामांकन आज भरने वाले हैं और इससे पहले भी कई रोड शो रैलियां कर चुके हैं अनिल बलूनी। सबसे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी और आज भी एक रोड शो रहने वाला है। इस रोड शो में कौन कौन मौजूद रहेगा, कितने बजे रोड शो शुरू होगा, क्या जानकारी? देखिए 11 बजे के आसपास से रोड शो शुरू होगा। रोड शो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद होंगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक भी इस रैली में मौजूद रहेंगे, शक्ति प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी, लोकसभा सीट के चुनाव प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारियां आज आपकी इस रोड शो के दौरान रहने वाली है? सबसे पहले मैं न्यूज उत्तराखंड का धन्यवाद करूंगा और आपको बता दूं, मैं प्रभारी नहीं, मैं संयोजक के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है। आज हमारा यहाँ पर पहले हमारे केंद्रीय अधिकारी हमारे स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में पहुंचने वाली हैं
और उनके साथ यहाँ पर रोड शो का जो कार्यक्रम हमारा है और उसके बाद हमारे प्रत्याशी नामांकन के लिए जाएंगे और सभी हमारे दूर दूर से जो कार्यकर्ता हमारे 68 मंडलों से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और जनता यहाँ पहुंच रही है, जनता यहाँ पहुंचेगी, प्रत्याशी जी अपना नामांकन करेंगे और बाकी लोग इस मंच पे यहाँ आ जाएंगे। यानी कि 68 मंडल, यानी कि जो ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे जैसे नामांकन भरने का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार से गंगा पूजन किया। इस दौरान कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत रोशनाबाद में नामांकन के पेपर जमा करेंगे। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नॉमिनेशन पहले ही कर चुके हैं और आज वो अपने पेपर जमा करेंगे। और हरिद्वार से बड़ी खबर है। 4 दिन पहले बीएसपी में शामिल हुई भावना पांडे ने बीएसपी छोड़ दी है। भावना पांडे को हरिद्वार लोकसभा से बीएसपी का कैंडिडेट बनाया जाना था, लेकिन भावना पांडे ने बीएसपी छोड़ दी है। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भावना पांडे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो भावना पांडे ने बीएसपी से रिजाइन कर दिया है और अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकती है भावना पांडे। भावना पांडे को हरिद्वार लोकसभा से बीएसपी का कैंडिडेट बनाया जाना था, लेकिन बीएसपी के लिए ये झटका। बीएसपी छोड़ चुकी हैं भावना पांडे और बीएसपी की टिकट का दावेदार इन्हें माना जा रहा था, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं भावना पांडे। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होंगी और बीएसपी का कैंडिडेट वो नहीं है। 4 दिन पहले ही बीएसपी से रिजाइन कर चुकी हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पुलकित, भावना पांडे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर सकती हैं, क्या अपडेट है, क्या जानकारी इसे लेकर? चुनावी दौर में जो नेता है वो अपने नफा नुकसान देखकर पार्टी पर पार्टियां बदल रहे हैं, ऐसा सभी जगह चल रहा है और बसपा और कांग्रेस की तरफ से जो है सबसे ज्यादा भगदड़ जो है मची हुई है। जो भावना पांडे है पिछले 1-1.5 साल से हरिद्वार लोकसभा सीट की चुनाव के लिए जो है तैयारी कर रही थी और निर्दलीय तैयारी कर रही थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आई जब उन्होंने 22 मार्च को, तो 5 दिन पहले जो है बसपा ज्वाइन कर ली। और बसपा ज्वाइन करने में ये माना जा रहा था कि भावना पांडे को जो है हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट मिलने जा रहा है। भावना पांडे का भी ये कहना था और बसपा के जो सीनियर नेता है उनका भी ये कहना था कि भावना पांडे ही कैंडिडेट होगी, लेकिन ज्वाइन करने के ठीक बाद से जो भावना पांडे है उन्होंने पार्टी से संपर्क करना बंद कर दिया और वो फोन भी उठाने बंद कर दिए। तो इससे माना गया कि वो जो है पार्टी में रहना नहीं चाहती, हालांकि कल उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी है और बसपा में वो फिलहाल नहीं है। तो ये भी साफ हो गया है कि अब वो बसपा की उम्मीदवार हरिद्वार लोकसभा सीट की नहीं होगी। तो उन्होंने जो अपनी बात में कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कांग्रेस द्वारा हरिद्वार और नैनीताल सीट पर भी कैंडिडेट उतारे जाने के बाद लोकसभा का चुनावी रण शुरू हो चुका है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि ये लड़ाई बराबरी की नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मैदान छोड़ने से बीजेपी की राह आसान हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने सिटिंग सांसदों को ही रिपीट किया, तो 2 सीटों पर टिकट बदलकर 2 बड़े नाम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को मैदान में उतारा गया। ठीक इससे उलट कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मैदान में उतरने से परहेज ही नहीं किया, बल्कि साफ तौर पर मना भी कर दिया। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने चुनावी मैदान में बिल्कुल नया चेहरा वीरेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। यहाँ हरीश रावत हो या हरक सिंह, दोनों ने टिकट से किनारा कर लिया। टिहरी संसदीय सीट से बीजेपी की सिटिंग सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथी बार मैदान में है। 2019 में चुनाव लड़ चुके प्रीतम सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद यहाँ कांग्रेस को 2 बार के विधायक रह चुके जोत सिंह को मैदान में उतारना पड़ा। नैनीताल सीट पर कांग्रेस के युवा प्रत्याशी प्रकाश जोशी का सामना सिटिंग सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से होगा। प्रत्याशियों की जो
सूची कांग्रेस ने जारी करी है, इन दोनों की सूची का यदि मिलान करें तो इससे तो यही लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया है। और जो इनके स्थापित नेता हैं बड़े बड़े, जो छत्रप जिन्हें कह सकते हो आप कांग्रेस के, इन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है खुद को। राजनीति के अंदर सेवा विरासत होती है और जो सेवा करेगा वही हमारी विरासत को लेकर के आगे चलेगा। किसी विरासत किसी के सौंपने से नहीं होती है, ये कोई जमीन जायदाद नहीं है। सेवा जो है भावना से होती है, दिल से होती है, समर्पण से होती है, समझदारी से होती है। नैनीताल सीट पर नामांकन पत्र खरीद चुके पूर्व सांसद महेंद्र पाल अंतिम समय में टिकट कटने से नाराज हैं। और दुख तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आदमी तैयारी करता है, टिकट नहीं मिला तो परेशानी होती, दुख होता। प्रकाश जोशी टिकट दिलाने में भी सहयोग कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आखिरी मूवमेंट पे हाईकमांड ने, मेरी बात हुई थी, हाईकमांड ने उनसे कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, ये हाईकमांड का डिसीजन है, इसमें प्रकाश जोशी या मैं कुछ नहीं कर सकता। बात सिर्फ बीजेपी के मुकाबले कम अनुभवी चेहरों को उतारने की ही नहीं, बल्कि अंदरूनी कलह और कार्यकर्ताओं के मनोबल की भी है। बड़े नेताओं के मैदान छोड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, तो हरिद्वार में जिस तरह से हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर सीनियर नेताओं के एक वर्ग में खासा असंतोष भी है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर रण सज चुका है और दिग्गज मैदान में फतेह की तैयारी में जुटे हैं। राज्य की 5 सीटों में नैनीताल की सीट दिग्गजों की रही है। हालांकि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट पर अब बीजेपी ने अपना घर बना लिया है। पारंपरिक तौर पर नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए ही संकट बन गई है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव हारी है, तो बीजेपी ने इस सीट को अपना ठिकाना बनाया है। वोटरों को बीजेपी ने इस सीट पर अपने साथ किया है, तो कांग्रेस के खुद के नेता भी बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के लिए टेंशन बने। माननीय बात का कब से लगे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी के द्वारा वो सपना भी हम लोगों का जमरानी बात का पूरा हो पाया, जिससे कि आज वहाँ के लोगों को काफ़ी निजात मिलेगी। और हम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो करती है। नैनीताल उधम सिंह नगर कांग्रेस का बुनियादी जगह है, बुनियादी उसूलों पर टिकी है और कांग्रेस ने ही यहाँ विकास किया। एनडी तिवारी के ज़माने में भी किया, गोविंद वल्लभ पंत जी के ज़माने में भी किया। ये कांग्रेस का बसाया इलाका है। दरअसल अब तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में 12 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 4 बार ही इस सीट को बीजेपी ने अपने खाते में डाला है। 3 दशक तक ये सीट गोविंद वल्लभ पंत के परिवार की रही, लेकिन 1977 में लोकदल के भारत भूषण ने पंत परिवार का विजय रथ रोक दिया। 1980 और 1984 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। 1991 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और जनता दल के महेंद्र पाल ने ये सीट जीत ली। राम लहर के दौरान बलराज पासी से एनडी तिवारी जैसे दिग्गज को हार का सामना करना पड़ा। राज्य गठन के बाद 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि जानकार कहते हैं कि भावनाओं की राजनीति से वोटर प्रभावित हुआ है। कि अब वो बीजेपी उस वक्त रामलहर में ही बीजेपी पहली बार यहाँ जीती है 91 में, और उसके बाद 91 के बाद फिर बीजेपी ने 2014 तक यहाँ बीजेपी नहीं जीती। फिर 2014 के बाद मोदी जी के भारतीय राजनीति परिदृश्य मानने के बाद फिर बीजेपी जीती है। तो इस बार भी जो चुनाव होगा मोदी जी बनाम मोदी जी की गारंटी बनाम दूसरा पक्ष होगा। बहरहाल नैनीताल सीट रही तो कांग्रेस की है, लेकिन अब कब्जा बीजेपी का है। दिग्गजों की इस सीट पर वोटरों को लुभाने में बीजेपी कामयाब रही है। हालांकि इस बार के रण में इस सीट को अपने नाम करना भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव है और पुलिस पूरे प्लान के साथ काम कर रही है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं पुलिस ने अभी तक 900 लीटर अवैध शराब और करीब 1.5 लीटर रुपए की ड्रग्स के साथ नकदी पकड़ी है। आईजी गढ़वाल का कहना है कि इस समय अपराधी जंगलों के साथ ऑफ रोड का इस्तेमाल कर तस्करी कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन के साथ बॉर्डर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। बैरियर्स बनाए हैं अंतर जनपदी और अंतर राज्य, उसमें तो लगातार जो है सीसीटीवी और अन्य कैमरों के माध्यम से भी वाच रख रहे हैं। कोई भी मूवमेंट हो तत्काल यदि बाय द वे निकल गया बिना चेकिंग के तो आगे चौकी में जाके भी रोक लेता है और चेकिंग शुरू हो जाती है। प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है, जो अवैध रूप से शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस अब स्थानीय शराब की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए है और हर दिन की खपत की जानकारी भी पुलिस ले रही है। वैसे जितने भी हमारे शराब के ठेके उन सबकी निगरानी की जा रही है। उसकी सेल कितनी हो रही, किसी की अप्रत्याशित रूप से सेल तो नहीं बढ़ी है, वो सब मॉनिटरिंग जिला लेवल पर और पुलिस लेवल पर की जा रही है। और जो भी बरामद शराब हुई है उसमें प्राथमिक पूछताछ में ये लोकल बस्ती और इस सब में प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने लाने के लिए, बेचने के लिए लाया गया था, ना कि कोई चुनाव संबंधित कोई था। लेकिन फिर भी जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका विस्तृत उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है। पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और बॉर्डर पर भी पुलिस की 24 घंटे पैनी नजर है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस उन लोगों पर भी खास नजर रख रही है जिन्होंने पूर्व में हुए चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है और चुनाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट पर साइबर सेल नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में जैसे देखा गया कि काफ़ी लोग कुछ चुनाव संबंधित पोस्ट कर देते हैं या कुछ राजनीतिक या ऐसे पोस्ट करते हैं जो कहीं धार्मिक भावनाओं का हक करती है। इसको देखते हुए भी नज़र रखी जा रही है साइबर पेट्रोलिंग के माध्यम से। और एक क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम है जो साइबर पर साइबर स्टॉकिंग ऐसी कोई चीज़ घटनाएं आ रही हैं, कहीं किसी पर कमेंट किया जा रहा है या राजनीतिक कमेंट ऐसा है जो आचार संहिता के उल्लंघन में आता हो, उस सब पर नज़र रखी जा रही है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में भूस्खलन से आए मलबे को हटाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मलबे को हटाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई थी जिसने 20 करोड़ की डीपीआर तैयार की है। मलबा हटाने का काम 3 से 4 दिन में शुरू होगा। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सुरंग में रिसाव से जमा पानी की निकासी शुरू की गई, जिसके बाद अगली चुनौती भूस्खलन का मलबा हटाने की है। निर्माणदायी कंपनी नवयुगा ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल 12 नवंबर को यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग में भूस्खलन से सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया था। हादसे के बाद 4 महीने से अधिक समय तक सुरंग का निर्माण कार्य ठप रहा। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में आज होली मनाई जा रही है और मैदान से लेकर पहाड़ तक होली की धूम है। होलियार पहाड़ी गानों पर जमकर थिरक रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। तराई वाले हिस्सों में कल होली जरूर मनाई गई होगी। पहाड़ आज होली के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल में टूरिस्ट की भीड़ से होटल पैक है तो कारोबारी होली में रंगीन है। पहाड़ी हिस्सों में आज होली मनाई जा रही है। नैनीताल में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी होली के रंग में रंगे हुए हैं, तो खूब मस्ती होली में हो रही है। देश भर से आए पर्यटकों ने नैना देवी मंदिर से होली की शुरुआत की और टूरिस्ट
अबीर गुलाल के रंग में रंगे नजर आए। हालांकि पर्यटकों को खूबसूरत वादियों में होली खूब भाई है। लेकिन बच्चे का बर्थडे भी था और हम लोग को होली आउटिंग करना चाहते थे, तो फर्स्ट टाइम हम लोग होली पे बाहर है और यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत शांति है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यू है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये आज बन रही है, तो इसलिए हम लोग भी आज यहाँ पे होली खेल के और वापस घर के लिए निकल रहे हैं। मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे होली खेलने, और पहाड़ों में आके वैसे ही बहुत एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे हम होली खेलने आए हैं। आज यहाँ पे और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल इस बार भी होली 2 दिन मनाई गई है। मैदान में कल तो आज पहाड़ होली से रंगीन हैं। पर्यटन पर भी इसका असर है। इस साल स्नोफॉल नहीं होने की वजह से ऑफ सीजन में पर्यटकों की बेरुखी के बाद बेहतर काम मिला है, तो पर्यटन कारोबारी भी पर्यटकों से गुलजार पहाड़ से उत्साहित है। वीकेंड था होली में और बहुत टाइम से काम में असर पड़ा है, और यहाँ क्या बर्फ़बारी भी नहीं हुई और ऑफ सीज़न रहता है विंटर्स में, तो काफ़ी असर रहेगा। तो ऐसे अगर हमें वीकेंड्स और लॉन्ग वीकेंड्स मिलते रहें तो कुछ उसकी भरपाई हो पाएगी। बहरहाल होली का रंग सिर्फ होलियारों और पर्यटकों पर ही नहीं चढ़ा, बल्कि पर्यटन कारोबार भी होली में रंगीन है। अगर सीजन में भी खूब बुकिंग मिली तो चांदी ही चांदी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।